हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया ड्रामा जिसका नाम है गुड बाय माय प्रिंसेस। ये एक हिस्टोरिकल चाइनीज ड्रामा है। ये लव स्टोरी ऑर्डिनरी लव स्टोरी जैसी बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, ये लव स्टोरी बेहद ही खास है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इस ड्रामे के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ड्रामा पसंद आएगा। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि पानी में डूब रहा होता है। फिर हमें वहाँ पर उसके कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। वो सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं उसी इंसान को रेत में चलते हुए, जो कि 30 सालों का सफ़र तय कर रहा होता है। कहा जाता है कि इन रेत के टीलों में एक मायावी झील है और उस इंसान को उस झील तक जाना है। कहा जाता है कि उस मायावी झील में डुबकी लगाने से कोई भी इंसान अपने प्यार, अपनी यादों और अपनी दर्द को भुला सकता है। पर ये नहीं लगता कि इस इंसान को वो मायावी झील मिल पाएगी, क्योंकि कहा जाता है गॉड की सबसे बड़ी सज़ा ये होती है कि कोई भी इंसान अपनी यादों को और अपने प्यार को भुला नहीं सकता। तो दोस्तों, इसके बाद हमें कहानी में पिछले 30 साल के बारे में बताया जाता है। उस समय का हमें एक हंसता खेलता राज्य दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सीजू, और उस राज्य की सबसे प्यारी राजदुलारी 9वीं राजकुमारी होती है शाओफेंग। हम देखते हैं कि वो अपनी दासी को लेके आती है जो कि घायल होती है, और वो फिर निकल पड़ती है अपने मास्टर को ढूंढने के लिए। आज इस राज्य में सेलिब्रेशन का माहौल है और इस सेलिब्रेशन का क्रेडिट जाता है प्रिंसेस मिनयोंग को। प्रिंसेस मिनयोंग शाओफेंग के फादर और इस राज्य के महाराज वैन चैंग की दूसरी पत्नी है। हमें वैन चैंग की पहली पत्नी दिखाई जाती है जो कि इस राज्य की क्वीन है और शाओफेंग की मदर है, जिनका नाम असीना है। क्वीन असीना मिनयोंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसकी वजह यह है कि मिनयोंग ली डायनेस्टी से है और वहीं क्वीन असीना तांजी कबीले के राजा की बेटी है। इन दोनों राज्यों में आपस में बहुत बड़ी लड़ाई है जो कि बरसों से चली आ रही है। इसकी वजह से क्वीन असीना मिंगयोन को बिल्कुल पसंद नहीं करती। हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि ये मिंगयोन की दूसरी शादी है। उनकी पहली शादी जिससे होती है वो युद्ध में मारा जाता है, तो उनके भाई ली डायनेस्टी के किंग ने उनकी दूसरी शादी शाओफेंग के फादर से करा दी। इस शादी की वजह से दोनों राज्यों के बीच का दुश्मनी का रिश्ता खत्म हो गया और शांति का रिश्ता कायम हो गया। शादी के बाद शाओफेंग के फादर ने प्रिंसेस मिनयोंग को प्यार, इज्जत सब कुछ दिया, लेकिन ये बात क्वीन असीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो आज तक इसी बात को लेकर उनसे जेलस है। देखते हैं आज इस सेलिब्रेशन के मौके पर क्वीन असीना ने प्रिंसेस मिनयोंग के लिए एक साजिश रची है। बस उस साजिश को अंजाम देने का वो इंतजार कर रही है। आगे हम शाओफेंग को उसके मास्टर के साथ देखते हैं। वो उसका बचपन का दोस्त भी होता है और उसका नाम होता है गुजियान। शाओफेंग उसे पानी की बोतल देते हुए बोलती है कि ये देखो, मायावी झील का पानी मायावी झील होती है। वो कहता है मायावी झील? तो यहाँ पर वो कहती है हाँ, डीमू मेरे साथ थी और वो उस झील में गिर गई और उसके मुंह में पानी चला गया। तब से वो मुझे पहचान नहीं रही है और वो बेहोश हो गई। हम देखते हैं कि गुजियान झट से उस पानी को पी लेता है। ये देखकर शाओफेंग हैरान हो जाती है और कहती है खत्म, सब खत्म, तुम मुझे अब भूल जाओगे। तो यहाँ पर गुजियान भी ड्रामा करने लगता है। वो ऐसे करने लगता है कि जैसे पानी पीने से उसे कुछ हो गया है। तो यहाँ पर वो कहती है तुम ठीक हो ना? अब क्या होगा? अब तुम मुझे भूल जाओगे? हम देखते हैं पीछे से डिमू से आवाज़ देती है। यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि वो फिसल कर पानी में गिर गई थी और उसका सर पत्थर में लग जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई थी। ये सुनकर शाओफेंग को रियलाइज़ हो जाता है कि गुजियान उसके साथ मजाक कर रहा था। वो कहता है ये पानी किसी मायावी झील का नहीं है, लेकिन शाओफेंग को यकीन होता है कि इतिहास में जो मायावी झील का जिक्र किया है वो कहीं ना कहीं जरूर होगी, और उसे यकीन है कि ये झील यहीं कहीं छुपी हुई है और वो एक ना एक दिन उस झील को ढूंढ लेगी। वहीं हम देखते हैं कि क्वीन असीना अपनी चाल को अंजाम दे देती है और मिंगहिन के ऊपर उस पंडाल को गिरा देती है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाती है। लेकिन हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि वो इतनी ज़्यादा चोटिल नहीं है, लेकिन उन्हें एक बीमारी होती है जिनके बारे में उन्होंने सबसे छुपाया था। वो बीमारी के बारे में अब सबको पता चल जाता है। प्रिंसेस मिनयोंग को अपनी बीमारी और मौत से डर नहीं था, बल्कि वो इस बात से डरती थी, उन्हें डर था जो शांति सीजू और ली डायनेस्टी के बीच उनकी शादी की वजह से है। तो उनके जाने के बाद तो कोई रीज़न ही नहीं होगा दोनों देशों के बीच में शांति के संबंध को बनाए रखने के लिए, और अगर उन्हें दोनों देशों के बीच होने वाले युद्ध को रोकना है तो उन्हें कुछ न कुछ इंतजाम करके जाना होगा। हम देखते हैं कि वो वैन चैंग से रिक्वेस्ट करती है कि हमें शाओफेंग की शादी ली डायनेस्टी के प्रिंस से करा देनी चाहिए, ताकि दोनों देशों के बीच में शांति का रिश्ता कायम रह सके। शाओफेंग सीजू की प्रिंसेस है और तांजी कबीले की ग्रैंड डॉटर। वो
कहती है उनके वहाँ पर शादी करने से ली डायनेस्टी और तांजी के बीच जो दुश्मनी चली आ रही है हो सकता है वो भी ख़त्म हो जाए। हम देखते हैं कि वैन चेंग को सिचुएशन को देखते हुए वो उपाय सही लगता है, वो शादी के लिए मान जाते हैं। हम देखते हैं कि उड़ते उड़ते ये खबर क्वीन असीना के कानों में पहुंच जाती है और वो इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। वो अपने फादर तांजी के किंग को इस बारे में लेटर लिखती है। देखते हैं कि ये लेटर उनके सबसे वीर योद्धा हैसी के हाथों में जाता है और वो फिर इस लेटर को महाराज तक पहुंचाते हैं। किंग उस लेटर को पढ़ने के बाद ही सेंग को ऑर्डर देते हैं कि वो अपनी बहन आदू को सेंग फेंग के पास भेज दे। आदू और सेंग फेंग बचपन से अच्छे दोस्त रहे हैं। आदू फाइटिंग में काफ़ी माहिर होती है, तो किंग कहते हैं कि वो सेंग फेंग की शादी को रोकने में मदद करेगी। सेजू के किंग अपनी बेटी सेंग फेंग का रिश्ता डायनेस्टी से जोड़ने वाले हैं। ये बात उड़ते हुए पास के एक छोटे से राज सोबू को किंग के पास पहुंच जाती है। उनका एक रिलेटिव दन वंग जो कि काफ़ी चालाक होता है, वो उनके दिमाग में एक आइडिया देता है कि सेजू से रिश्ता जोड़ के जो फ़ायदे डी डायनेस्टी उठा सकता है, क्यों ना उन फ़ायदे को हम अपनी मुट्ठी में कर ले। इस बात से महाराज एग्री हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मेरी शादी का प्रस्ताव लेकर वहाँ जाओ। हम देखते हैं कि उड़ते हुए ये खबर ली डायनेस्टी के किंग के पैलेस तक पहुँच जाती है, लेकिन इस समय ली डायनेस्टी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी। हम देखते हैं क्राउन प्रिंस ली चेंग जी सफ़ेद कपड़ों में बैठे हुए रहते हैं और वो वहाँ पर उन 7 लोगों की मौत के लिए शोक मना रहे होते हैं जो कि वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहे थे, उनके कारण मारे गए। ली चेंग जी इन सभी का जिम्मेदार वहाँ के प्राइम मिनिस्टर गू को ठहरा रहा था और वो किंग से रिक्वेस्ट करता है कि आप इसकी जांच पड़ताल कीजिए और प्राइम मिनिस्टर गू को कड़ी से कड़ी सजा दे। वहीं हम देखते हैं कि ली डायनेस्टी के किंग को पीएम गू पर इतना भरोसा होता है कि वो अपने बेटे पर भरोसा नहीं करते, उनकी सभी बातों को झूठ और कहानी समझते हैं और फिर उन्हें वार्निंग देते हैं कि ये शोक मनाने के कपड़े उतार कर तुम यहाँ से चले जाओ और इस मुद्दे को यहीं पे ख़त्म कर दो। लेकिन ली चेंग जी अपनी बात पे अड़े रहते हैं उन मासूमों को न्याय दिलाने के लिए। अगर वो आज इन 7 स्टूडेंट को न्याय नहीं दिला पाए तो वो आगे चल के कैसे देश की जनता को न्याय दिला पाएगा। उसे अच्छे से पता होता है कि इम्पीरियल एग्जाम में ये भ्रष्टाचार हमेशा से होता आया है, इसकी वजह से कोई भी डिजर्विंग पर्सन पैलेस के ऑफिसर की पोस्ट पर आ ही नहीं पाता। जो बड़े रैंक के ऑफिसर्स के रिश्तेदार और जान पहचान वाले होते वो आसानी से पैलेस में ऑफिसर्स की जॉब पा लेते हैं। जब गवर्नमेंट में ही इतने सारे भ्रष्टाचार होंगे और वो लायक नहीं होगी तो वो क्या राज्य चलाएंगे। हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस और किंग दोनों में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हो रहा होता है और ये बहस एक सीरियस टर्न पर पहुंच जाती है जब क्राउन प्रिंस अपने फादर से कहते हैं कि आप एक अंधे राजा हैं। आंखों पर पैलेस के बड़े ऑफिसर्स ने अपनी पट्टी लगा रखी है। इस बात को सुनकर तो किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। किंग इतने गुस्से में आ जाते हैं कि वो ली चेंग को क्राउन प्रिंस की पोस्ट से हटाने का आदेश देते हैं और साथ ही वो उस पर इतने कोड़े बरसाते हैं कि कोई भी उन्हें रोकने के लिए नहीं आता। लेकिन 5th प्रिंस ली चेंग जी वहाँ पर उसकी मदद करते हैं और फादर को अपना डिसीजन बदलने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन हम तभी देखते हैं कि किंग का असिस्टेंट उन्हें सीजू की प्रिंसेस और ली डायनेस्टी के क्राउन प्रिंस की शादी की उड़ती हुई खबरों के बारे में बताता है, जिसकी वजह से अभी क्राउन प्रिंस वाला मैटर साइड हो जाता है और इस मैटर पर डिस्कशन किया जाता है। सो दोस्तों इस पार्ट में बस इतना ही, आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।